बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान है। हमारी सेकंड ईयर फिजिक्स की क्लास शुरू हो गई है। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो पोटेंशियल के बारे में था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है। आज हम इंशाल्लाह पोटेंशियल ग्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल बेसिकली किसी भी चीज़ के अंदर स्टोर्ड एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल। अगर किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि चार्जेस की फॉर्म के अंदर एनर्जी स्टोर हो, अगर किसी चार्ज के अंदर हम एनर्जी स्टोर कर दें और चार्ज मूव कर रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस किस्म की उस एनर्जी स्टोर्ड को जो हम उसके अंदर मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद है। ऐसे ही अगर कोई चीज़ ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में मूव कर रही हो। जी वालेकुम अस्सलाम। अ, ऐसे ही अगर कोई चीज़ अर्थ के ग्रेविटी के अंदर मूव कर रही हो तो उसका जो पोटेंशियल होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसी तरह से पोटेंशियल हमारे पास अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई उसके अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद हो और उसका कोई चीज़ अगर मौजूद हो और उस चीज़ के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको हम मैग्नेटिक एनर्जी बोलेंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं पोटेंशियल की जो पोटेंशियल के लिए यूज़ होती हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली उनमें से एक है कि क्योंकि चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है अपवर्ड से डाउनवर्ड, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। ये कानून फितरत है कि चीज़ जो भी चीज़ है वो अपनी हाईएस्ट फॉर्म से लोएस्ट फॉर्म की तरफ मूव करती है। जैसा कि वाटर है हमारे पास, टैंकी से नीचे तो पानी आ जाता है, अपनी मर्जी से खुद ब खुद आ जाता है, बाय नेचर आ जाता है। लेकिन जब उसको हमें वापस ऊपर पहुंचाना होता है, टैंकी के अंदर लेके जाना होता है, तो उसके लिए हमें मोटर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट है, चार्ज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ तो उसने जाना ही जाना है, लाइंस ने उसको नीचे लेके जाना है। लेकिन जब उस चार्ज को हमें नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना है तो अब हमें वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क हम कर रहे हैं इस चार्ज के ऊपर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस चार्ज को हम नाम देते हैं, इस वर्क को हम नाम देते हैं कि ये वर्क उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाता है। और ये जो एनर्जी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि चार्ज पे हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे सकते हैं। ये जो हम चीज़ें पढ़ते हैं ये हमारी इसमें यहाँ पे आप कोर्स चेक करते हैं, अपना नाम आपका होता है, डैशबोर्ड आता है आपके सामने, आपके सेशंस होते हैं, वहाँ पे अपने सब्जेक्ट को आप क्लिक करते हैं, साथ में आपका सेशन आ जाता है। तो वो जो सेशन होता है उस सेशन में लेक्चर्स के नाम होते हैं कि फ़लाँ लेक्चर किस डेट को हुआ या किस तरह से हुआ। तो उन लेक्चर्स में से आप रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं अगर आपकी क्लास मिस हो जाए। और कोशिश करें कि रेगुलरली जब आप क्लास में आने की कोशिश करेंगे, रेगुलरली क्लासेस लेंगे तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें समझ भी आएंगी और आपके जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, इनके आंसर आपको मिल सकते हैं। जब बाद में हम चीज़ें देखते हैं कुछ टाइम गुजरने के बाद तो फिर चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाती हैं और समझ भी नहीं आती हमें। बाद दफ़ा मसला बन जाता है, कुछ बताने वाला मौजूद नहीं होता, एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें बन जाती हैं। फिर यहीं से चीज़ों की बुनियाद ख़राब होना शुरू होती है। जब ये बुनियाद ख़राब होती है, ऊपर पहुँचते 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 बंदा बहुत दूर निकल चुका होता है। फिर इसका नतीजा क्या होता है बुनियाद ख़राब होने का? फिर ये होता है बंदा कहता है कि यार सब्जेक्ट बहुत मेरी समझ से बाहर है, बोरिंग सब्जेक्ट है, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है जब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, वगैरह वगैरह। फिर बंदा इस तरह की बातें करनी शुरू कर देता है। तो जी, क्या आप लोग ये कर रहे हैं जो इसकी साथ साथ में इसका काम कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मुझे बताएं ज़रा, टाइप करें क्या कर रहे हैं आप लोग काम, यस और नो बताएं मुझे।
जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी कोई कमेंट हो, आप वो टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली और आप पूछ सकते हैं, नो इशू। आपको जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है। ये अरबी ज़बान का एक मकूल है, उसका ये तर्जुमा है, जो ज़्यादा पूछता है वो ज़्यादा सीखता है। जब एक चीज़ में बंदे को कन्फ्यूजन बनती है और बंदा कहता है यार ठीक है बस हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, बाद में देखेंगे हो जाएगी, तो वो कन्फ्यूजन बनी रहती है। जब बंदा क्वेश्चन पूछता है वो कन्फ्यूजन जो बनी है मौके पे ख़त्म हो जाती है। ये हमने इसको वोल्ट को डिफाइन भी किया था कि क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हमने डेफिनेशन देखी थी, इनके यूनिट्स भी देखे थे। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ बनेगी, मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बड़े सादा अल्फाज में एक बार बयान कर चुका हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को आप सिंपल मायनों के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं, वी से इसको डिनोट करते हैं। वी इज इक्वल टू W/Q। ये क्यू नॉट वैसे टेस्ट चार्ज के लिए लगा हुआ है, बेसिकली ये चार्ज ही इसको आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर। लास्ट पे जो उसने चीज़ लिखी हुई है, ये मैं एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। ये जो कहता है जो आप फार्मूला लिख रहे हैं, ये फार्मूला स्टेट क्या करता है, फार्मूला बताता क्या है। It states that the electric potential at any point in an electric field is equal to work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, keeping it in equilibrium। ये क्या मतलब कि चार्ज जो है आपने उसको इक्विलिब्रियम में रखना है, उसको ज़्यादा या कम नहीं करना। It's to be noted that potential at this point is still potential difference between the potential at the point and potential at infinity। ये जो पोटेंशियल है दरमियान में, पोटेंशियल मीन जो दरमियान में एनर्जी गैप है, ये कितना है, ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो हमारे पास चीज़ मौजूद है, आप जैसा कि पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे, दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम चेक करना चाहते हैं, जी हमाद खान, आपका कोई क्वेश्चन हो हमाद खान, प्रीवियस नॉलेज के मुतालिक आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। और कोशिश क्या करें, आप रेगुलरली क्लास को ज्वाइन करें टाइम से और सारे दौरान में एक्टिव हों, ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें और आप क्वेश्चंस पूछ सकें। क्योंकि सेकंड ईयर बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें। आप जितनी नेक्स्ट फिज़िक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स का पोर्शन आता है मैथ के अंदर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोर्शन आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप जिस फील्ड में भी जाते हैं, आपको जो भी डिग्री करनी है इसके बाद साइंसेज़ की, उसमें आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। सेकंड ईयर की बेसिकली अगर आपकी ये चीज़ कमज़ोर है, सेकंड ईयर के टॉपिक्स, तो फिर आपको कभी जाके आगे ये इसी तरह परेशान ही करते रहेंगे, यार ये क्या चीज़ है, बस इसको निकाल दो दरमियान। तो आप कोशिश क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे आएँ। ये जब तक आप पाबंदी इख्तियार नहीं करते ना अपनी चीज़ों की, उस वक़्त तक आपके लिए बड़े मसाइल बने रहते हैं। रेगुलरली काम करे बंदा, कामयाबी के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो बंदे की मेहनत हो, दूसरी बंदे की लगन हो, तीसरा बंदे का तसलसल होना बहुत ज़रूरी है। ये जो कामयाबी की आपकी एक तकोन है, जिसको आप मुसल्लस बोलते हैं या ट्रायंगल बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती है। ये बेसिकली 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होती है। मेहनत, लगन और तसलसल। आपको लगन कितनी है, लगाव कितना है अपने काम के साथ, और जो तीसरी चीज़ है वो है तसलसल, यानी कॉन्टिन्यूटी क्या है। आप मेहनत करते हैं, काम जो काम करते हैं मेहनत से करते हैं, लेकिन आपको उस काम में ये नहीं है कि वो काम क्या है, आप कहते हैं बस यार ठीक है हो गया, वो लगन है। और आपको शौक है, आप मेहनत कर रहे हैं, काम बहुत तवज्जो से कर रहे हैं, आपको शौक भी है, आप इंतज़ार में हैं यार चीज़ पढ़नी है, बहुत अच्छी ये चीज़ हम सीखेंगे वगैरह। तीसरे नंबर पे तसलसल। 2 दिन तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आज बस बुक उठाई है, मैं आज पूरी किताब पढ़ जाऊँगा मैं। आज आपने चैप्टर कर लिया, चैप्टर नंबर 1 फ़र्ज़ किया, ईज़ी था, या जो भी आपने 2 क्वेश्चन किए न्यूमेरिकल किए वो हो गए। दूसरे दिन आपने कहा यार ठीक है कल देखी जाएगी, तसलसल आपका नहीं है। अगर तसलसल नहीं है, ये जो दरमियान में पड़ी है ना कामयाबी वाली चीज़, ये आप इस तक नहीं पहुँच सकते। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है तीनों चीज़ों का। जी, हमाद खान आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपको अगर आवाज़ किसी को मेरे को इशू हो आवाज़ का तो मुझे बता दे, ताकि मैं कोई अल्टरनेट इसका कर सकूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और इशू हो, स्क्रीन शो ना हो रही हो या आपके पास कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप ज़रूर टाइम से बता दिया करें, ताकि इसका कोई ना कोई मुतबादिल बंदा बना सके। जी। तो बात हम कर रहे थे पोटेंशियल की। पोटेंशियल दो पॉइंट्स के दरमियान जो होता है,
डिफरेंस, आप पोटेंशियल डिफरेंस का नाम लेते हैं, एक वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट इसलिए करना चाहता हूँ। ओके, कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर इशू ना ही हो तो, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। जी, पोटेंशियल की हम बात कर रहे थे। पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बेसिकली दो पोटेंशियल वर्ड बोला जाता है जब आप किसी चीज़ को कहते हैं ना कि इसके पास इतनी एबिलिटी है, इतना इसके पास स्टोर्ड है, ये इसका पोटेंशियल है। अब एक जो प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये दो प्लेट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके पॉजिटिव के पास अपना पोटेंशियल है, नेगेटिव के पास अपना पोटेंशियल है। जो जब चार्ज पॉजिटिव पे था तो उसके पास एक पोटेंशियल था, जैसे पानी छत पे था टैंकी में, तो उसके ये शौक था कि मैंने नीचे जाना ही जाना है। जैसे आपने टैब खोली है तो पानी फौरन से नीचे आया है, इसके पास पोटेंशियल था नीचे आने का, चला गया, नीचे आ गया। अब जब ये ज़मीन पे आ चुका है, ये पानी, ये मैं चार्ज की मिसाल दे रहा हूँ पानी से, जब पानी ज़मीन पे आ चुका है, इसको वापस भेजने के लिए इसके पास तो पोटेंशियल ज़ीरो है, ये तो सरफेस पे आ चुका है। इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या करेंगे आप? पंप करेंगे, मोटर लगाएंगे नीचे, ताकि पानी नीचे ज़मीन से टैंकी तक पहुँच सके। अब नीचे जो चार्ज मौजूद है या पानी मौजूद है, इसके पास पोटेंशियल कितना है? ज़ीरो पोटेंशियल। ऐसा ही है ना जी, ज़ीरो ही होना चाहिए ना इसके पास, क्योंकि ये ज़ीरो आ गया, ये नीचे आ गया बिल्कुल ज़मीन पे, इसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। जैसे आपने फर्स्ट ईयर का टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन का पढ़ा हो, एनर्जी कन्वर्जन का भी पढ़ा होगा, इस तरह आपने टॉपिक पढ़ा है जी आप लोगों ने? मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपने पढ़ा एनर्जी कन्वर्जन का टॉपिक, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती थी। एक ईंट थी या कोई ऑब्जेक्ट था, आप उसको थ्रो करते थे ऊपर छत से और वो नीचे जाके गिरता था, ऊपर उसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती थी, नीचे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती थी। क्या आप लोगों ने पढ़ा ऐसा कोई टॉपिक? बताएं ये जिसने पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो मैं उसका आपको चलते चलते ऐसे मोटे मोटे तौर पे हिंट दे दूँ और आगे चले हम। जी, तो ये थी बात कि जब वो चार्ज नीचे ज़मीन पे है, जैसे पानी है, तो उसकी पोटेंशियल ज़ीरो है। जब उसको ऊपर लेके गए हैं तो उसके पास पोटेंशियल मैक्सिमम था। ये जो पोटेंशियल का आपस के अंदर गैप है, लोअर माइनस स्मॉलर या स्मॉलर माइनस लोअर, जो भी आप करते हैं, स्मॉलर माइनस ग्रेटर। जी, ठीक हो गया, आपने पढ़ा था। तो उसमें जो बेसिक थी ना बात, वो कुछ इस तरह से थी। अगर आपको फर्स्ट ईयर की बुक कहीं हाथ लग जाए तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये उसने कहा हुआ था कि हमारे ना अर्थ है, सॉरी, ये कुछ छत है, फिर वो कहता था ये अर्थ है। ऊपर से उसने गिराया ऑब्जेक्ट को, ये ज़मीन के ऊपर ना, ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये एक प्लेस है, दूसरी प्लेस। यहाँ से कहता है ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया, ये हाइट दरमियान में जो थी ना, ये एच थी हाइट। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, जो कि प्योरली डिपेंड कर रही होती है हाइट पे और बॉडी के मास पे, दो चीज़ों पे। जब उसको नीचे रिलीज करता है ना, तो नीचे जूं जूं आती जाती है, फिर वो कहता है जितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया ना, वो डिस्टेंस एक्स है। जब वो यहाँ पे पहुंचती थी, यहाँ पे इस पोजीशन पे, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो हो चुकी होती थी एम जी एच, हाइट होती है। यहाँ पे कंप्लीट तो नहीं है, उसने इतना कवर कर लिया, ये जो डिस्टेंस इसने कवर कर चुकी है ना इस वक्त में, इसको वो कहता था टोटल माइनस एक्स। इतनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अब मौजूद है। जब ये टोटल जमीन पे ग्राउंड को हिट करती थी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इस वक्त इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो चुकी होती थी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और जब ये जमीन को हिट करती थी, वेरी इंटरेस्टिंग, जब ये जमीन को हिट करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फार्मूला ये था काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता है, जब ये नीचे आ गई हाइट तो जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्र, ये प्योरली डिपेंड कर रही है स्पीड पे या वेलोसिटी पे, जिसको आप कह रहे हैं, स्पीड पे डिपेंड कर रही है। जब ये ज़मीन पे गिरेगी, ठक जाके ज़मीन के साथ टकराएगी, तो उस वक्त में क्या होगा? रेस्ट पे आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट पे डिपेंड कर रही है, वो है एम जी एच। हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, यानी कि इस सब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कब? जब ये अर्थ को हिट कर जाएगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जमीन को हिट करने से बिल्कुल एक लम्हे पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, ना होने के बराबर थी, क्योंकि हाइट ही नहीं थी, इसलिए ना होने के बराबर थी, यानी कि मिनिमम थी। चलिए वापस आते हैं। एनर्जी पोटेंशियल मैक्सिमम है, दूसरे के पास पोटेंशियल मिनिमम है। ये जो पोटेंशियल का गैप है, इस गैप का नाम दिया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल में
डिफरेंस का। ये जो हम पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेना चाह रहे हैं किसके तौर पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पे। ये जो वर्ड है ग्रेडियंट, ये आपको बड़ा हेल्पफुल होगा आगे, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ग्रेडियंट क्या चीज़ है? ग्रेडियंट बेसिकली एक चीज़ का चेंज होना है दूसरी चीज़ के लिहाज से। कैसे? जैसे आप शावर में, सॉरी बेसन के अंदर आप हाथ धोते हैं, तो आप कोई चीज़ अगर दरमियान में हो या आप ज़्यादा पानी या कम गिरा देते हैं तो वो भर जाता है। और जब आप उसको छोड़ते हैं ना 1 मिनट के लिए, टैप बंद करते हैं, तो पानी कुछ इस तरह से, ये इस शेप के अंदर नीचे जाना शुरू हो जाता है। अगर आप उसको थोड़ा सा गौर से देखें, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके यूं गोल दायरों की शक्ल के अंदर नीचे आना शुरू हो जाता है, ये कर्लिंग शेप बना देता है कर्ल करके। ग्रेडियंट का भी कुछ इसी के साथ कोई रिलेशन है। आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी वेलोसिटी की, या डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैं एक्सेलरेशन की मिसाल देता हूँ, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये आप पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में तब्दीली की शरह, टाइम के लिहाज से कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, आप उसको बोलते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। ग्रेडियंट असल के अंदर क्या है? ग्रेडियंट भी ऐसी ही चीज़ है। ये आप कह रहे थे ना टाइम के लिहाज से चेंज, ग्रेडियंट के अंदर आपका टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होता, बल्कि किसी और चीज़ के लिहाज से चेंज होता है। ये जो किसी और चीज़ के लिहाज से चेंज है, ये वो चेंज है जो डिस्टेंस के लिहाज से चेंज है, जो डिस्टेंस के लिहाज से चेंज है। ये दो प्लेट्स आपकी हैं, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। यूं ही चार्ज का डिस्टेंस इंक्रीज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट से, उसके इलेक्ट्रिक होती है, उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी कोई ना कोई चेंजिंग आती है। जाहिर बात है, जब वो नेगेटिव प्लेट के पास था तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। जब वो नेगेटिव प्लेट के पास था बिल्कुल, उसके पास जो चार्ज, उसके एनर्जी जो, पहले लेट्स सपोज ये नीचे आ रहा है ना, ऊपर से फील्ड लाइंस हैं, ये नीचे आ रही हैं ऊपर से नीचे, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब ये चार्ज यहाँ पे था, इसकी तो एनर्जी स्टोर जीरो थी। जो जो इसने ऊपर मूव करना शुरू किया, तो इसकी जो एनर्जी स्टोर थी, इसके अंदर इजाफा होता गया, एनर्जी स्टोर में इजाफा हो रहा है। तो ये जो है, इस चीज़ को हम नाम देते हैं ग्रेडियंट का। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके लिहाज से चेंज हो रही है? ये जो दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है ना, डी, इस डिस्टेंस डी के या डिस्प्लेसमेंट डी के लिहाज से, जितना जितना डी ज़्यादा होता जाएगा, उतनी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है जी। यही हमने आज प्रूव करना है कि ये क्या चीज़ है ग्रेडियंट के लिहाज से। ये बेसिक इसका कंसेप्ट जो था, मोटे मोटे तौर पे जिसको हम कहते हैं कि वो ये था, इसका कंसेप्ट ये था ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का। आगे हम इसको चेक कर लेते हैं किस तरह। अगर हमें ना कोई कहे कि ये दो पॉइंट्स आपको जो दे दिए गए हैं ना, एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, आप क्या हमें इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिफरेंस निकाल के दे सकते हैं? जी हम आसानी से दे सकते हैं, मसला ही कोई नहीं है देने के लिए। कैसे? ये जो प्लेट है ना, इसके ऊपर जो पोटेंशियल है ये V प्लस है, इस प्लेट पर जो पोटेंशियल है ये V नेगेटिव है। या अगर आप अपनी आसानी के लिए इसको पॉइंट ए कह सकते हैं, इसको पॉइंट बी कह सकते हैं, तो आप यूँ लिख दें वी ए, इसको आप लिख दें वी बी। अब अगर आपको कोई कहे ना डिफरेंस, डिफरेंस के लिए क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। बड़ा आसान हो गया डिफरेंस लेना। बिल्कुल यही वाला काम हमने यहाँ पे किया है। इन दिस सेक्शन वी विल एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन electric intensity and potential difference. As a special case, let us consider this situation shown in figure 12.21b. उसने कुछ ECGs शो की हुई हैं। इन ECGs को भी हम देखते हैं कि ये क्या शो कर रही है हमें, आखिर क्यों इसने ऐसी हमें कोई चीज़ दिखाई है ECG की फॉर्म के पे। 12.21b ये डायग्राम है, इसके अंदर बिल्कुल वही मिसाल जो हमने की है। एक F है, एक QE है। ये जो QE है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये जो F है, F ये हमारा वर्क डन है, F इज इक्वल टू एम ए, या ये वो फोर्स है जो हमने इसको चार्ज को वर्क डन किया है इसके ऊपर। इस पे जो फोर्स इसको ऊपर खींच के ले जा रही है ना, W इज इक्वल टू एफ डी। हमें पता है वर्क दो चीज़ों का मजमू होता है, F का और D का, W इज इक्वल टू एफ डी। ये वो F है और ये वो D है, एफ डी वाला। ये मुकम्मल हो जाता है यहाँ पे एफ। वर्क हमने किया, फोर्स इसको ऊपर लेके जा रही है, कितना? जितना ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। तो कहता है कि हम इसका रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम जो चीज़ देख रहे थे वो थी V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, इसके बराबर थी कोई रिलेशन। V इज इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हम इसके बराबर। अब वो कह रहा था कि अगर हमें, ये तो पता है पूरे चार्ज का,
चार्ज पूरे पाथ में यहाँ तक मूव किया। अगर वो कहता है हमें अपर पॉइंट पे चेक करना पड़े, लोअर पॉइंट पे चेक करना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे? अपर पॉइंट पे लोअर पॉइंट पे चेक करने के लिए हमें तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। ये जो फार्मूला है v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, इस फार्मूले में चेंजिंग हो जाएगी। क्या चेंजिंग होगी? ये जो v है इसको हमें लिखना पड़ेगा वी बी माइनस वी ए। मैंने इसको वी बी माइनस वी ए क्यों किया है? सिर्फ आपकी बुक के साथ मैच करने के लिए। जी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। वही जो हमारे राइट साइड पे रिलेशन था उसको तो हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हमारा बिल्कुल उसी तरह से मौजूद है, डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। अब ये जो डब्ल्यू है, अभी हम बात कर रहे थे डब्ल्यू किसके बराबर है? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी। और दूसरी एक और डेफिनेशन जो हम इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिलेशन है। ये डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी। माइनस एफ डी को आप वर्क डन है, इसको ओपन कर लें। एफ़ किसके बराबर है? एफ़ को दो तरह से आप लिख सकते हैं, ये जो फोर्स है। अब ये जहन में रखना चाहें, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, ये जो एफ है फोर्स है, कौन सी फोर्स है? इस फोर्स ने आपको पजल करना है, तो कौन सी फोर्स है? ये जो हम पढ़ते हैं ना फार्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, उसके अंदर ये फोर्स लिखी होती है। कौन सी फोर्स? अब यहाँ पे फोर्सेस का हमें थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करनी है, इनको अलग अलग करना है। एक होती है मैकेनिकल फोर्स, वो फोर्स जो आप एक ब्लॉक के ऊपर लगा रहे हैं और ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, ये मैकेनिकल फोर्स है। जब आप एक चीज़ को चार्जेस की मौजूदगी में मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं, अब जो फोर्स इस चीज़ पे लग रही है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर आप किसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं, इस पे जो फोर्स आप लगा रहे हैं, इसको सॉरी, ये फील्ड इस चार्ज के ऊपर लगा रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। ये फोर्सेस के अंदर थोड़ा फर्क। अब चूंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। याद रखनी है आपने, इलेक्ट्रिक फोर्स है ये रिलेशन था हमारा डब्ल्यू, सॉरी, जहाँ हमने ई पढ़ा था, ई, वहाँ पे हमने देखा था ई क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब यहाँ से हमें एफ की वैल्यू चाहिए, क्यू नॉट डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिलेशन बनेगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। यहाँ तक बात ठीक है? एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी था, मैं डब्ल्यू को यहाँ पे मेंशन करता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई इंटू डी। ये फार्मूला हमारे पास, जो ये वाले रिलेशन था, इसको आप कोई नंबरिंग कर दें, नंबर वन कह दें, या नंबर वन इसको कर लें, ताकि याद रह जाए कहाँ से आया था। नंबर टू इसको कर लें, नंबर टू है। आप नंबर टू में वैल्यूज़ पुट करते हैं यूजिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन टू। ये बनता है, इसको मैं रखता हूँ डेल वी। डेल वी मीन चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या बनेगा? क्यू नॉट ई इंटू डी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वो जो पर यूनिट चार्ज वाला था, क्यू नॉट से कैंसिल होगा। डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई डी। अब एक चीज़ आपको और जेन में रखनी है, ये ई डी में एक नया कंसेप्ट है वेक्टर्स के बारे में, शायद आपके जहन में हो या ना हो। मैं इस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइंड करवाना चाहता हूँ। आप एक वेक्टर्स के केस में पढ़ते हैं एफ इज इक्वल टू एम में, वेक्टर है। ये इक्वलिटी क्या शो कर रही है? ये इक्वलिटी ये शो कर रही है कि जो लेफ्ट साइड, राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, दोनों साइड आपस के अंदर इक्वल है। क्या मतलब? अगर फोर्स इंक्रीज हो रही है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सलेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। ये मैथ्स तो स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर्स के दरमियान हमेशा क्या मुकाबला होता है कि एक वेक्टर ए, फर्ज किया ये वेक्टर है ना ए, अगर नेगेटिव ए होगा तो इसका मतलब होगा ऑपोजिट डायरेक्शन। और दरमियान में इक्वलिटी लगी हुई है। वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? वेक्टर्स सिर्फ उस सूरत में इक्वल होते हैं, नंबर वन, अगर उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, नंबर टू उनकी डायरेक्शन सेम हो। ये पूरी चीज़ वेक्टर है, ये पूरी चीज़, ये लेफ्ट साइड वाली भी वेक्टर है। राइट साइड वाली कैसे वेक्टर है? वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, तो आंसर हमेशा वेक्टर होता है। जैसे 2a कर दें अभी भी ये वेक्टर है, 1a करें अभी भी ये वेक्टर है।
तो आप जो मर्जी करें, ये वेक्टर का वेक्टर ही है। ठीक है जी बात। तो राइट साइड भी वेक्टर है, लेफ्ट साइड भी वेक्टर है। वेक्टर वेक्टर के इक्वल कब है? नंबर एक तो ये शो कर रहा है कि इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि दरम्यान में इक्वलिटी है। नंबर टू ये शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन भी सेम है। अभी अगर एक वेक्टर यूं लिखा होता, लेट्स सपोज ये f इज इक्वल टू माइनस एम ए, ये भी साइड वेक्टर है पूरी साइड, ये पूरी साइड भी वेक्टर है, दरम्यान में माइनस क्यों लगा हुआ है? इसका मतलब है दोनों इक्वल तो हैं लेकिन माइनस के साथ। जब वेक्टर्स के दरम्यान में इक्वल आता है, सॉरी माइनस आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों हैं तो इक्वल, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्वल हैं लेकिन कहाँ पे? ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। हैं दोनों इक्वल ही, लेकिन दोनों की जो सिमत है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। ठीक है जी बात। ये वेक्टर्स का एक उसूल है। जहाँ पे ये कंसेप्ट आता है हमें इसको यूज़ करना होता है ओवरऑल वेक्टर्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या चीज़ है जो हम अभी अपने केस के अंदर बात कर रहे थे, डेल वी। ये क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस। वापस आइए ज़रा अपने केस के अंदर। हमारे केस में क्या हो रहा था, वही फिगर जो 12.21 बी वाला केस था। इसके अंदर एक लॉजिकल चीज़ जो हमें जेन में रखनी है वो क्या चीज़ है? अभी हम वेक्टर्स के केस में पढ़ के आए हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो क्यू नॉट ई। ये क्यू नॉट ई कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या आप इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कह लें फिलहाल के लिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, वैसे आप याद रखने के लिए सिंपल वर्ड्स के अंदर सादा अल्फाज में इलेक्ट्रिक भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स है क्यू ई, और ये जो एफ है ये हमारी फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जो हमने लगाई है। ठीक है। हमारी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं किधर है? ग्रीन से शो की गई है, अपवर्ड है जो सर्कल में। और ये जो पार्टिकल नीचे आ रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है दोनों। अप्लाइड फील्ड और जो उसको चार्ज को इसने प्लेट्स ने मुहैया की है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट ने, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट। जब इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है दोनों, फोर्स भी वेक्टर है, क्यू नॉट इंटू ई, ये भी तो एफ के बराबर है। दोनों फोर्सेज इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो इसमें हमने बड़ी डिटेल से ये बात देखी थी कि दोनों फोर्सेज इक्वल होनी चाहिए। कौन कौन सी? वो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, वो फोर्स जो चार्जेस इसको पुश कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पुश कर रहा है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्यों इक्वल होनी चाहिए? जैसे चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, वो धुंध की मिसाल, जब धुंध पड़ती है तो उसमें यह चीज़ भी नजर आती है। धुंध दरमियान में क्यों रह जाती है, नीचे क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका वेट और जो ड्रैग फोर्स है दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये सस्पेंड हो जाती है। ये पार्टिकल सस्पेंड रहेगा यहीं पे कब तक? जब ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमें एक कंडीशन होती है। अगर हम इसको इक्वल नहीं रखते, कम या ज़्यादा कर देते हैं, उसका नुकसान क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रो या मैग्नेटिक जायरेशन पैदा होने शुरू हो जाती हैं। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जायरेशन पैदा होती हैं, वो हमें एक नई तरफ ले जाती हैं और कम्प्लेक्सिटी का हम शिकार हो जाते हैं। वो हमारे लिए स्टडी करना मजीद मुश्किल काम बन जाता है। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। चूंकि ये इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इन दोनों के दरमियान में जो साइन लगेगा वो नेगेटिव का लगेगा। बात करिए राजी। क्वेश्चन है तो यहाँ मुझे पूछ सकते हैं ये कैसे है। कन्फ्यूजन कोई? हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी अगली बात पे। जो हम इक्वल करने हमने इतना देर लगाई इस पे समझने के लिए, ये क्यों लगाई? तो एक नेगेटिव साइन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हम दरमियान में एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे। चलो जी, हम नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इधर ये वेक्टर क्वांटिटी है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर होता है। दोनों वेक्टर्स हैं, आपस के अंदर इक्वल है, लेकिन दरमियान में नेगेटिव का साइन है। ये नेगेटिव का साइन क्या शो करता है? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये नेगेटिव का साइन क्या शो करता है? अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो मुझे सिंपली टेक्स्ट में ये बता दे सिर्फ, कर सकता है या नहीं कर सकता। पता चले कि हमने जो चीज़ पढ़ी है क्या हमें कुछ थोड़ी समझ भी आई है, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं भला इस चीज़ को। बना ये है, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। अब हम इसको एक्सप्लेन करने तो जा रहे हैं, ये क्या चीज़ है, इस रिलेशन पे अपने थोड़ा सा भी वर्क करना है। ये क्या है सारा ये वाला रिलेशन? इसकी समझ आ गई तो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सिंपल सा डेरिवेशन का जस्ट एक है, कंसेप्चुअली इतनी खास चीज़ नहीं है।
लास्ट पे जाकर थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, इसको आप नेगेटिव करके भी लिख सकते हैं, सॉरी डेल करके भी आप लिख सकते हैं, डेल आर की शक्ल में भी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं डी को, मैं डी नहीं लिखना चाहता, मैं डेल आर लिखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये फासला चेंज होता है तो मैं इसको डेल लिखता हूँ, वो आप डेल लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है जी, डेल आप लिख सकते हैं कोई मसला नहीं। डेल वी इज इक्वल टू, हमारा जो लास्ट रिलेशन आया, डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। इसको इसकी जगह चेंज करते हैं, ई इज इक्वल टू डेल वी ओवर डी। अब हमारी मर्जी, हम इसको नेगेटिव को इधर रखते हैं, नेगेटिव को इधर ले आते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं क्या बताता है। ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डी। हाँ जी, ये क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है जी। और ये क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक और चीज़ यहाँ से, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना डेल वी ओवर डेल डी, इसको बोलते हैं, ये वो ग्रेडियंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ से इसके साथ जो चीज़ लिखी जाती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये यहाँ पे तो आपके लिए जस्ट एक डेफिनेशन की बात है, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, बीएस प्रोग्राम में या एमएससी में भी, एसी में, जिस प्रोग्राम में भी आप जाते हैं, उसमें आपको ये चीज़ गिवन होगी। वो कहेगा बताएं जी आपको हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको दे दिया है, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाएं जबकि डी की वैल्यू ये हो। या वो आपको कहेगा कि डेल वी ये है, डी की वैल्यू ये है, तो आप ई कैलकुलेट करके दिखाएं, तो आपको उसे, आपसे वो कैलकुलेट करवाएगा। ये कैलकुलेशन होती है उसके अंदर। अब ये फिजिकली रिलेशन बताता क्या है, क्या शो करता है? ये शो ये करता है, जब आप एक पॉइंट को मूव करवाते हैं, कहाँ से? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के। अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आपस के अंदर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है जब आप डी को मूव करवाएंगे, यानी सॉरी चार्ज को मूव करवाएंगे, डी उसका इंक्रीज होता जाएगा या डी उसका डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। अगर डी उसका इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। इसको मैंने 1/d लिखना था, 1/d ऐसे। ठीक है जी, तो आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज दैट ई विल बी पॉजिटिव। ई पॉजिटिव होगा, कब होगा? व्हेन डेल वी ओवर डेल डी, सॉरी या जिसको डी कह लें या डेल आर कह लें, इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इफ वी मूव पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल, अगर हम मूव करते हैं कहाँ से कहाँ? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अगर हम मूव करने शुरू कर देते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, ये लो पोटेंशियल जो नेगेटिव होता है इसको लो पोटेंशियल बोला जाता है, ये जो पॉजिटिव होता है इसको हाई पोटेंशियल बोला जाता है। इफ वी मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, अगर हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, फिर क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन होगी, क्योंकि हम डायरेक्शंस के केस में आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। अभी हम यही बात करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड और डी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब? अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा। इसका क्या मतलब है? जितना जितना हम पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के दरमियान में इंक्रीज करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ऑपोजिट होती जाएगी हमारे डिस्प्लेसमेंट के।
डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, इंटेंसिटी मतलब शिद्दत होती है, उस चार्ज पे जो शिद्दत है वो कम हो जाएगी अगर उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। होना भी ऐसे ही चाहिए, फिजिकली भी हमें यही नजर आ रहा है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव प्लेट से दूर चला जाता है तो उसके ऊपर शिद्दत बढ़ जाएगी, अगर वही चार्ज पॉजिटिव प्लेट के करीब आ जाता है तो उसके ऊपर शिद्दत, अगर वो करीब आता है, डिस्टेंस कम होता है, तो उसके ऊपर शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। अगर वो दूर चला जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके ऊपर कम हो जाती है। यही इनवर्स रिलेशन का मतलब है। यहाँ तक बात क्लियर है जी। अब आप इसको अपने अंदाज के अंदर जैसे आपका दिल करे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट पे चीज़ आती है, इसके यूनिट्स की बात आती है। यूनिट्स क्या होने चाहिए इसके, हमने जो चीज़ देखी है उसके यूनिट्स क्या होने चाहिए। ये चीज़ है E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल वी ओवर डी। यूनिट्स क्या होने चाहिए जी। इसके यूनिट क्या होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, वोल्ट डिवाइडेड बाय ये डी है, डिस्प्लेसमेंट फासला या डिस्टेंस कह लें, मीटर्स के अंदर नापा जाता है, मीटर हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आपको शो करना होता है कि आप शो करें 1 वोल्ट ओवर मीटर, ये बराबर होता है 1 जूल सॉरी न्यूटन पर कूलम के। क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा कैलकुलेट करने की। आपने लेके कहाँ जाना है, ये जो इस तरह की चीज़ होती है ना, प्रूव करें ये चीज़ इसके बराबर है, इस तरह का एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, शायद यही ना हुआ तो। ये इस चीज़ में आपने क्या करना होता है कि आप एक साइड को शुरू करें जो आपको अच्छी लगती है। समटाइम ऐसा होता है कि बंदा वोल्ट के अंदर कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि वोल्ट पता नहीं क्या चीज़ है। समटाइम ऐसा होता है बंदा वोल्ट के अंदर ठीक है, न्यूटन के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार होता है। न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो आप फोर्स से स्टार्ट कर लें, लेके आपने किधर जाना है, वोल्ट के अंदर लेके जाना है। या आप वोल्ट को ले लें, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, यहाँ से आप ले जाएं तो यहाँ से लग रहा है आप इजीली पहुँच जाएंगे डब्ल्यू ओवर क्यू की फॉर्म में। जब आप करेंगे वोल्ट को तो आप मेरे ख्याल से आसानी से पहुँच सकते हैं। डब्ल्यू ओवर क्यू हो जाएगा, कूलम वहाँ से आ जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा, डब्ल्यू को आप एफ डी लिखेंगे, टी डिस्टेंस मीटर हो जाएगा, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा ऊपर। और ये जो चीज़ मैंने बोली है आपको समझ आई है तो यस और नो मुझे कमेंट करें ज़रा, मैं ताकि आगे चल सकूँ। लेफ्ट साइड का तो मैंने आपको क्लू दे दिया है किस तरह से है, राइट साइड का भी मैं ताकि बता दूं अगर आपको समझ आई है, वरना मैं सॉल्व कर देता हूँ कैसे। जी चलें नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है इसके अलावा। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जो चीज़ें आपने प्रूव करनी होती हैं, राइट साइड लेफ्ट के इक्वल लेफ्ट साइड, तो एक भी आपको साइड की समझ आ गई तो आप दूसरी साइड पर आसानी से पहुंच जाते हैं, मसला ही नहीं होता आपके लिए, बड़ा सिंपल सा काम होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपको दोनों साइड्स पता होंगी तो तभी बात बनेगी, एक भी पता हो तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो चीज़ थी लास्ट पेज की, जो लाइंस हैं ये वाली, ये आपने चेक कर लेनी है किस तरह से। ठीक है जी, ये लाइंस हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा ये क्या कहना चाहता है। ये तो इसने कैलकुलेशन की हुई है वोल्ट पर मीटर वाली, 1 न्यूटन ओवर कूलम वाली, बड़ा सादा सिंपल से स्टेप्स है। अभी आपका जो काम है, आपने इसको न्यूटन ओवर कूलम को लेके जाना है वोल्ट पर मीटर में। आप ले जा सकते हैं आसानी से, बिल्कुल रिवर्स काम करना है, फिजिकल टू एम ए ले जाएं उधर से, डिवाइडेड बाय इसको आप चार्ज रखें, चार्ज को आपकी मर्जी है आप वोल्ट वाले उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू था, आप लिखें क्यू को उधर ले जाएं, V को डिवाइड में ले आएं, डब्ल्यू ओवर V कर दें, क्यू के इक्वल कर दें, वहाँ से पुट करके आप आसानी से निकाल लेंगे। जी नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पोटेंशियल, एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब ये क्या चीज़ है असल के अंदर, ये एक रिलेशन है, हमें बहुत हेल्पफुल रहता है चीज़ों को ड्राइव करने में। हायर फिजिक्स की तरफ जब आप जाते हैं थोड़ी उसमें ये वाला टॉपिक, ये चीज़ें, इनका नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से। आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा आगे नेक्स्ट जब भी आ जाएंगे, कहीं पे उसका नाम EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के टर्म्स में भी लिया जाता है।
उसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी लिखा जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे बंदे के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं अगर बंदा थोड़ी सी इंटरेस्ट लेता है। अब ये कुछ स्टोरी ऐसे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आप कहते हैं हमने एक पॉइंट चार्ज रखा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो कहता है कि ज़्यादातर हम केसेस में ना पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यूज़ करते हैं। क्यों पॉजिटिव पॉइंट चार्ज यूज़ करते हैं, ये हमारी एक कन्वेंशन बन चुकी है। कन्वेंशन मीन बात ऐसा है जिसको आप कहते हैं ना अपने अल्फाज के अंदर एक रस्म बन गई है कि बस ऐसे ही हमने करना है। तो ये कन्वेंशन बन चुकी है कि हमने हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, और कंसेप्ट वही वाला यूज़ करना है पुराने वाला जो भी हम करके आए हैं। ई इज इक्वल टू नेगेटिव वी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये चीज़ हमने जेहन में रखनी है। वो कहता है हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा, उस पॉइंट चार्ज की मदद से हम अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। उस पॉइंट चार्ज की मदद से आप ऐसे मिसाल ले लें, वो ये कहना चाहता है सादे अल्फाज के अंदर, उसने एक चार्ज रखा है, जैसे आपने कहीं एक दूर चीज़ रखी है, हीटर वगैरह आपने रखा है और आप उसका असर फाइंड करना चाहते हैं, दूर ऐसे हाथ ले जाते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे इसकी हीट पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। बिल्कुल यही वाला केस है, एक पॉइंट चार्ज रखा है और उस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना चाहता है एक दूसरे पॉइंट के ऊपर। इसका मैंने आपको थोड़ा सा ये बुनियादी बात बताई है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। मैं अभी इसके उसमें नहीं जा रहा, टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो इसको इंशाल्लाह हम कल डिराइव करते हैं। आप इसको देखिएगा एक दफ़ा, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है पढ़ने। अगर आप उसको एक दफ़ा देखते हैं ना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन जनरेट होते हैं। क्वेश्चन जहाँ पे जनरेट को मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें। पढ़ रहा था इसको जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। अब जब मेरे पास क्वेश्चन आ गए हैं, तो पूरी क्लास होगी, मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूंगा। चलें जी, ये देखिएगा इसको कैसे कल इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से, मेरा दिल है कि मैं आपको डिराइव करवाऊँ साथ साथ, ताकि जो जो कन्फ्यूजन होती है, टॉपिक लंबा है तो इसमें कन्फ्यूजन भी यकीनन आपको होंगी। नेक्स्ट जो चीज़ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या नाम शो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मतलब है इसका? जी, वोल्ट बेसिकली आप पढ़ चुके हैं। वोल्ट तो वोल्ट है, क्या होता है वोल्ट? वोल्ट होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क हो रहा होता है बेसिकली, तो वोल्ट ये चीज़ होती है। ब्रिंगिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, एक पॉइंट से आप उठाते हैं दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज की मदद में, वो वोल्ट होता है। अब असल के अंदर ये जो चीज़ है, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना हो, तो फिर हमारे साथ क्या पेश आएगा अगर इलेक्ट्रॉन को लेके जाना हो। ये बेसिकली वो शो कर रहा है। रेफरिंग टू फिगर 12.21, ये वो वही वाली फिगर जो हमारे जेन में है, हमने देखी है ये वाली फिगर। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये प्लेट्स है, सॉरी, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, ये वाली इसकी बात कर रहा है कि ये हमने जेन में रखना है। वही वाला जो दो फोर्सेस लग रही हैं एक चार्ज के ऊपर, एक उसे ऊपर खींच रही है, एक उसे नीचे खींच रही है, दोनों इक्वल हैं, स्टिल रुका हुआ दरम्यान में। तो वो कहता है उनके दरम्यान जो पोटेंशियल है ना, ऑफ चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए विद the potential VA to point B with potential VB, very simple writing है, बिल्कुल सादा है। Keeping electrostatic equilibrium, the change in potential energy del U of particle is del U is equal to Q into del V। अब ये क्या कहाँ से आया फार्मूला? अब यहाँ पे ना मैंने बाज़ दफ़ा देखा है लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। फार्मूला क्या था? फार्मूला था V इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू या डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले को लिखा कैसे है उसने? उसने लिखा है डेल यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल वी। अब ये परेशानी बन जाती है कि ये क्या हुआ। डेल यू क्या चीज़ है? बेसिकली एनर्जी है। ये डब्ल्यू क्या चीज़ है? वर्क डन है। मैं इसको ना लिखना चाहता हूँ कि कैसे हुआ ये सब कैसे हुआ, किस तरह हुआ ये, ताकि आपको नेक्स्ट कभी ये कंफ्यूज ना करे। जी, तो ये चीज़ ये थी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, ऐसे ही था। डब्ल्यू क्यू नॉट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। अब आप इसको ना डेल वी लिख सकते हैं। क्यों? अब रीज़न आपके सामने है, पूरी स्टोरी जो आपने कहा, इसको डेल वी लिखें। क्यों भला? दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना, इस वजह से आप इसको डेल वी लिखें। और जो वर्क है एनर्जी की फॉर्म में, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप इसको कहते हैं एनर्जी, इसको आप डेल यू लिखें, ये वर्क है। और डिवाइडेड बाय आप इसको कर दें वही क्यू नॉट जो चार्ज। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुई इसमें? नेक्स्ट देखिए,
कन्फ्यूजन हुई है तो बता दें, अभी मैं इसको कर लेता हूँ कैसे, आपको समझा देता हूँ ये किस तरह बात हुई, रिपीट कर देता हूँ बात। यहाँ से उसने लिखा कि डेल यू, ये जो एनर्जी है ना, इस क्यू नॉट को उधर ले गया, इसको इसने ऐसे लिखा क्यू नॉट इंटू डेल। सिंपल सा ये स्टेप इसने किया हुआ है, जिसको जो हमें देखने में लग रहा है कि शायद पता नहीं इसने क्या किया। ये वो चीज़ है वी बी माइनस वी ए करके, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। अब वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, कहता है अगर चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है और उस पर कोई बैरूनी फोर्स भी एक्ट नहीं करती, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक चीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी कब तक मौजूद है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कब तक मौजूद है, जब तक वो चीज हाइट एच पे मौजूद है। अगर उस चीज को आप हाइट एच पे ही रखते हैं, अगर उस चीज को आप हाइट एच पे ही रखते हैं, और ये कह रहा है कि कोई बैरूनी फोर्स आप नहीं लगाते इक्विलिब्रियम में उसको लेने के लिए, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बात ठीक है, समझ आइए बात की कैसे आई। ये बिल्कुल वही केस जो हमने इंटर कन्वर्जन में देखा है, ये वो वाला केस है असल के अंदर। सपोज चार्ज इज कैरीड बाय द पार्टिकल इज दिस, ये वो चार्ज की होता है कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू है, हमने ये लिखी है, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 साथ यूनिट लिखा हुआ देख लें तो समझ आ जाती है, अच्छा ये चार्ज है, केजी लिखा हो तो पता चल जाएगा ये मैथ है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, उसने किस चीज़ की वैल्यू दी है, क्यू की, यानी ई की वैल्यू उसने हमें दे दी है। हमें फाइंड करने को क्या कहा है, एनर्जी। उसका दावा क्या है, ये उसका दावा है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज, अगर कोई बैरूनी फोर्स चार्ज पे एक्ट नहीं करती टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में अंदर ये चेंज, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपीयर्स, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ये जो चेंज है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। ये उसने बात की है और अब इसी को वो शो करना चाहता है। फार्मूला गिवन है क्यू इंटू डेल वी डेल यू, ये दोनों, ई की वैल्यू उसने क्यू की दे दी है, कहता है ये अगर क्यू की वैल्यू हो तो फिर क्या होगा। चलिए कैलकुलेशन इसकी देखते हैं क्या कैसे करनी है। क्यू की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, वैल्यू लिखने के बाद मल्टीप्लाई किया, मोर ओवर अज्यूम दैट डेल वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब वो यूनिट्स के केसेस में बात करेगा, कहता है कि जो वोल्ट है ना, पोटेंशियल है, उसको 1 वोल्ट लेते हैं, फिर क्या होगा, यूनिट्स क्योंकि यूनिट चीज़ है, उसके यूनिट्स के केस में लेता है। अज्यूम किया उसने ये अपनी तरफ से। अब क्वेश्चन होगा कि क्यों, ये ऐसा क्यों, जस्ट कुछ रिजल्ट्स शो करवाना चाहता है असल के अंदर, हमें वो कुछ रिजल्ट्स देना चाहता है, कोई मेजरमेंट्स लास्ट के। डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी, वैल्यूज ली, मल्टीप्लाई किया। 1 वोल्ट और कूलम जब आपस के अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, कूलम इंटू मल्टीप्लाई बाई वोल्ट इज इक्वल टू जूल। कैसे, कूलम मल्टीप्लाई बाई वोल्ट इज इक्वल टू जूल, जूल या जाउल जो आपको दिल करता है, कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट था, क्या था, कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट। एक स्टेप के अंदर आप कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। कूलम को सी रहने दें, मल्टीप्लाई बाय वोल्ट, वोल्ट की वैल्यू लिखें, वोल्ट आपको पता है डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट के बराबर होता है, डब्ल्यू की जगह आएगा जूल, वर्क यूनिट जूल होता है, जे डिवाइड बाय कूलम के होता है, सी होता है, ये सी से कैंसिल होता है, ये जे बड़ी आसानी से यहाँ से निकला। पीछे वैल्यू तो वही थी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 multiplier minus 19 joule is called 1 electron volt, as is denoted by 1 electron volt. It is defined as the amount of energy acquired or lost by an electron at its traverse a potential difference of 1 volt. Thus this is equal. अब ये क्या चीज़ है, ये जो रिलेशन है लास्ट पे ऊपर जो हमें निकला ना 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6। ये चीज़ क्या है असल के अंदर? लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट साइड पे जूल है, एनर्जी। ये कहना ये चाहता है, जब एक चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मैयर सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जब प्रोड्यूस होता है पोटेंशियल एनर्जी के केस के अंदर, मैं इसको इसकी लाइनिंग को दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ और फिर इसको वर्डिंग को ज़रा आसान अल्फाज के अंदर
मैं बताता हूँ ताकि मेरी उसके साथ मैच ना हो जाए, ताकि आपको पहले ये समझ ना आइए, ऊपर से मैं जो बोल दूँ वो भी आपकी पहले ना पड़े फिर क्या। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अक्वायर्ड, अक्वायर्ड मतलब जो उसने हासिल की, अकर्ड भी बोल सकते हैं इसको, अक्वायर्ड भी बोल सकते हैं, जो उसने हासिल की, गेन्ड आर लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो उसने एनर्जी की अमाउंट जो उसने गेन की या लॉस्ट की, एज इट ट्रेवर्स ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जो उसने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब उसने कवर किया, डिफरेंस में जब उसके दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, 1 वोल्ट का, तो उसने जो एनर्जी हासिल की या गेन की, दोनों केसेस हो सकते हैं, एनर्जी हासिल भी कर सकता है वो एनर्जी मतलब लॉस भी कर सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। जो एनर्जी की मकदार थी वो ये थी। अब इधर आ, ये जे क्या शो कर रहा है, एनर्जी, ये एनर्जी है, ये साइड वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसको दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह, किस तरह, एक तो हम राइट साइड से लेफ्ट की वो कर सकते हैं और एक लेफ्ट साइड से राइट की। वो ये कर सकते हैं, जब एक पार्टिकल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर पार्टिकल में पार्टिकल कवर करता है या प्रोड्यूस करता है, डिफरेंस जब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस बन जाता है दो प्लेट्स के दरमियान में, उस वक्त जो पार्टिकल ने एनर्जी गेन की या लॉस की होती है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल होती है। नंबर एक, पहली बात क्या है, जब एक पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस प्रोड्यूस होता है दो प्लेट्स के दरमियान, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान, तो उसका जो एनर्जी गेन या लॉस्ट होती है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल होती है। नंबर टू, दूसरे अल्फाज में, जब पार्टिकल 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 बोल सकते हैं, जैसा आपको दिल करे, इतनी एनर्जी, ये जूल शो कर रहा है एनर्जी को, इतनी एनर्जी गेन करे या लॉस करे, गेन करे या लॉस करे, या आप ये भी कह सकते हैं जब इतना वर्क करे, कोई पार्टिकल कोई चार्ज जब इतना वर्क करे, जूल वर्क है, जब कोई चार्ज इतना वर्क करे या किसी चार्ज में इतनी एनर्जी स्टोर हो, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस चार्ज के अंदर। ये वाली बात लास्ट वन वाली क्लियर हो चुकी है आपको, किसी को नहीं हुई तो नो लिख सकता है, ताकि मैं इसको लास्ट क्विकली एक दो, जो 1 मिनट हमारे पास रिमेनिंग है उसमें पढ़ लें। जी, आज के काम से कोई किसी को कन्फ्यूजन, ये 12.4 एग्जांपल दी हुई है, आप इसको लाजमी देखिएगा कैसे है। फिर हमारा एक वो टॉपिक रिमेनिंग जो लॉन्ग वाला हमने नहीं किया अभी स्टार्ट, और इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, इसको भी आप लाजमी पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज को। बड़ी दो फोर्सेज हैं इलेक्ट्रिक एंड, ये शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, कूलम फोर्स स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी फर्स्ट ईयर के कोर्स का हिस्सा था, दोनों आपने फोर्सेज नहीं पढ़ी। तो इस फ़ोर्स को ना एक दफ़ा से ज़रा फार्मूला बस इसका वैसे ज़हन में आपके सामने आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इसको के का नाम भी दिया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, के की या कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यूज़ अगर आपको समझ आ गई तो सारा मामला ही दुरुस्त हो जाएगा। जी, जो पीछे पड़ा है इसके अलावा कोई क्वेश्चन स्टडी से रेलिवेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का हो तो कमेंट कर सकता है। चलें जी, अगर ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं फिर क्या चीज़ हमारे सामने, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे उसको काम। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।